विद्यार्थियों, आज का हमारा बीए भाग तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में टॉपिक रहेगा प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो एक ऐसे पश्चिमी विचारक जो एक दार्शनिक और बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और जिनके बारे में मैंने बताया कि इनकी रचना रिपब्लिक एक ऐसा ग्रंथ है जो कल्पना पर आधारित कहा जा सकता है। उनका उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए, चाहे वो न्याय सिद्धांत हो, चाहे वो शिक्षा का सिद्धांत हो, चाहे वो साम्यवाद का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे सिद्धांत और भी बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए। इन सभी सिद्धांतों को हालांकि व्यवहार में लागू करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो भी अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये सिद्धांत उन्होंने दिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो के साम्यवाद को हम आधुनिक साम्यवाद से बिल्कुल नहीं ये कल्पना कर सकते, क्योंकि साम्यवाद का वर्तमान स्वरूप अलग है और प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया वो केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है। जैसा कि मैंने बताया, उनका उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना और इसी आदर्श राज्य में शासक वर्ग, संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तीन वर्ग उन्होंने बताए, जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उन्होंने संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी और ये कहा कि संरक्षक वर्ग ईमानदारी से अपना काम करे और अपने कर्तव्य का पालन करे। इन्हीं या इसी वर्ग के लिए, यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए, उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे बाधाएं आती हैं जीवन में जिसके कारण व्यक्ति कर्तव्य विमुख हो जाता है। ये ऐसा वर्ग है जिसे अपना केवल कर्तव्य निभाना है और उसके मार्ग में आने वाले परिवार और संपत्ति, इनको सबसे बड़ी वो संस्था मानता है प्लेटो, जिसके कारण सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपने कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं। प्लेटो का साम्यवाद इसी पर आधारित है। एक तो संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा है उसका परिवार नामक साम्यवाद। आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बातें बताई। एक तो राज्य द्वारा नियंत्रित और सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो का विचार है कि एक समुचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रणाली अभिभावक वर्ग, सैनिक तथा शासक वर्ग को अपना कार्य करने तथा समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार कर सकेगी। शिक्षा इस वर्ग में वह भावना भरेगी कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखना उसका सर्वोच्च और एकमात्र धर्म है। किंतु प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो सुसंस्कार उत्पन्न किए हैं वे विपरीत वातावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, क्षुधा रक्षक को भक्षक बना सकती है
ऐसा प्लेटो का विचार था। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को पहले से ही दूर करना चाहता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए है और प्लेटो इनको संरक्षक वर्ग भी कहता है। प्लेटो के साम्यवाद की एक विशेषता है, वह यह कि उसके द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं, केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया गया है। उसके द्वारा इस विशेष स्थिति को अपनाए जाने का कारण यह है कि उसके साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की भांति आर्थिक नहीं वरन राजनीतिक है। उसका उद्देश्य तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का सर्वाधिक श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था का तीसरा वर्ग उत्पादक या सेवक वर्ग शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं है। अतः उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद आदर्श राज्य की प्राप्ति का साधन है। साम्यवादी व्यवस्था का विचार प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं है, क्योंकि स्पार्टा में यद्यपि निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, परंतु संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक सहभोज में भाग लेते थे। एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण था। सिद्धांत रूप में भी साम्यवाद की धारणा प्लेटो के पूर्व प्रचलन में थी। एथेंस में कुछ लोग प्राकृतिक जीवन के पक्ष में थे, जिसमें व्यक्ति कृत्रिम नियमों से स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। पाइथागोरस के आश्रम में भी साम्यवादी व्यवस्था थी और वह कहा करता था कि मित्रों के बीच सभी वस्तुएं साझा होनी चाहिए। क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे था। यूरोपाइड ने अपनी एक रचना प्रोटेसिलास में स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। तो प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया वो पूर्णतः मौलिक नहीं है, यद्यपि उन्होंने कुछ बातें इसमें अपने मौलिक रूप में स्वीकार भी की है। लेकिन फिर भी जो तत्कालीन समय में एथेंस और स्पार्टा में व्यवस्थाएं थी संपत्ति को लेकर, उन्होंने उसी के आधार पर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो दो तरह के साम्यवाद बताए प्लेटो ने, एक तो संपत्ति संबंधी साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। तो सबसे पहले बच्चों, हम संपत्ति के बारे में या संपत्ति के साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है उस पर चर्चा करेंगे। प्लेटो ने एक परिभाषा दी और उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो यह है कि उनके पास तो केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है। उनके पास से यहाँ उसका मतलब है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। फिर उन्होंने कहा न तो उनके पास अपना कोई घर होगा और न कोई ऐसा गोदाम जो सबके लिए खुला न हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल ये ही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी छूना तक नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकेंगे। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने संपत्ति से या सोने चांदी से बहुत ही दूर रहने के लिए संरक्षक वर्ग को हिदायतें दी है। प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है,
किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता। दूसरी विशेषता, इनका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं, वरन राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। तीसरा, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। तो राजनीतिक उद्देश्य रहा है प्लेटो का, क्योंकि वो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और ये त्याग का मार्ग है जिसमें संरक्षक वर्ग को संपत्ति का त्याग करना होगा। फोस्टर ने ये कहा कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद का कुछ मुख्य आधारों पर समर्थन करता है। जैसे पहला आधार उन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो ने 3 तत्व बताए हैं, आत्मा के विवेक, शौर्य और तृष्णा। इन तीनों गुणों के आधार पर जैसे प्लेटो ने तीनों समाज में 3 वर्ग बताए, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उनके न्याय के विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और शासक तथा सैनिक वर्ग ऐसा कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों वर्गों द्वारा आर्थिक वृत्तियों का परित्याग किया जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाना आवश्यक हो जाता है। सामान्य रूप में यह बात करें हम तो प्लेटो ने इसका मनोवैज्ञानिक आधार बताया कि जो समाज में 3 वर्ग हैं ये व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है इनको अपने संपत्ति का त्याग करना होगा, अपनी आदतों का त्याग करना होगा, परिवार का त्याग करना होगा, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। क्योंकि ये वो चट्टानें हैं जिनसे इस वर्ग के अपने कर्तव्य टकराने से चूर चूर हो जाएंगे। दार्शनिक आधार का समर्थन करते हुए उन्होंने ये कहा, और विशेष कार्य सिद्धांत के आधार पर भी इसका समर्थन उन्होंने किया। इस सिद्धांत का आशय है कि जिन्हें शासन करने का कार्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्लेटो के अनुसार, वो सौंपा गया है, उन्हें ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने के कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। धन निश्चित रूप से एक ऐसा ही तत्व है, अतः अभिभावक वर्ग को इससे अलग रखा जाना चाहिए। ये वैसा ही विचार है जैसा कि आध्यात्मिक साहित्य में संतों के लिए मुद्रा और कंचन का स्पर्श वर्जित किया गया है, यानी संत, संन्यास, साधु के लिए संपत्ति और परिवार, इन दोनों से उनको वर्जित रखा गया है। इसी तरह से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को भी प्लेटो इन संस्थाओं से वर्जित रखता है, दूर रखता है, वंचित रखता है, ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। तीसरा आधार उन्होंने बताया राजनीतिक और व्यावहारिक आधार। प्लेटो का विचार है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, लेकिन यदि अभिभावक वर्ग को संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है कि राजनीतिक पदों के लिए चुनाव का आधार गुण न रहकर संपत्ति हो जाए। कुल मिलाकर जो प्लेटो बात करते हैं साम्यवाद की, संपत्ति के साम्यवाद की और परिवार के साम्यवाद की, उसमें उन्होंने एक ही बात कही बार बार कि जो अभिभावक वर्ग है या संरक्षक वर्ग है
उनको लालच से दूर रखा जाए ताकि वो संपत्ति और परिवार के लिए कोई गलत कार्य ना करे या अपने कर्तव्य से दूर ना हो जाए। इसी तरह परिवार के साम्यवाद के बारे में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और जिसमें उन्होंने कुछ अपने विचार इस तरह से प्रस्तुत करते हुए परिवार विषयक साम्यवाद का समर्थन किया। उन्होंने ये कहा कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा, अर्थात कोई भी किसी के साथ स्थायी रूप से व्यक्तिगत रूप में नहीं रहेगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से होंगी और संतानें भी समान होंगी। माता पिता अपनी संतान को नहीं जान पाएंगे और न ही संतान माता पिता को। और उन्होंने इसके पीछे कई तर्क और कुछ व्यवस्थाएं दी जो इस तरह से है। उन्होंने कहा अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ऐसी घातक संस्था है, यानी प्लेटो परिवार को एक घातक संस्था के रूप में स्वीकार करता है जिससे व्यक्तियों में संकीर्ण मनोवृत्ति और स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न होती है, इसलिए परिवार से दूर रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा राज्य में एकता स्थापित करने हेतु साम्यवाद जरूरी है परिवार का, क्योंकि परिवार व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना उत्पन्न करता है और इस भावना के परिणाम स्वरूप अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। प्लेटो राज्य के हित में पारस्परिक संघर्ष की इस प्रवृत्ति का अंत आवश्यक समझता है। फिर उन्होंने नारियों की मुक्ति और समान अधिकार के लिए भी इसका समर्थन किया। उस समय एथेंस का सार्वजनिक जीवन पुरुषों तक ही सीमित था और इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। उनका कार्य केवल घर की चार दीवारी में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना होता था। राज्य की सेवा के लिए बच्चों को जन्म देने में विवाह एक साधन और पत्नी एक उपकरण मानी जाती थी। प्लेटो कहता है कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। प्लेटो स्त्रियों के इस हीन जीवन का अंत करना चाहता था। उसका विचार था कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं और उन्हें इस बात का अवसर दिया जाना चाहिए। वह स्त्रियों की मुक्ति के लिए भी अभिभावक वर्ग को परिवार से पूर्णतया वंचित करना चाहता है। यानी स्त्रियों के उत्थान के लिए भी उन्होंने कहा कि परिवार नामक संस्था नहीं घातक होती है और श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए भी प्लेटो ने साम्यवाद का समर्थन किया, परिवार नामक साम्यवाद का समर्थन किया। तो यद्यपि परिवार और संपत्ति इन दोनों ही संस्थाओं से प्लेटो संरक्षक वर्ग को दूर रखता है, लेकिन इसकी बहुत अधिक आलोचना हुई है और सबसे ज़्यादा आलोचना अरस्तु ने ही की है और ये कहा कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अत्यंत ही गलत है, जिससे समाज का विकास रुक जाता है। धन्यवाद।